प्रश्न क्रमांक 3, दिया गया फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। पहले तो ये समझना है कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले मैं बता दूं, पहला उदाहरण बताऊंगा, फिर काफी डिटेल बताना पड़ेगा इसको। देखो, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये होता है कि 1.1 रखेंगे ना, तो भी उत्तर इसका एक ही देना। 1.9 भी रखेंगे, 9 रखेंगे, तो भी उसका उत्तर एक ही लिखना है। इसमें से पूर्णांक संख्या निकालनी है, अब पूर्णांक हटानी है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक संख्या निकलेगी ना, वो इससे छोटी होनी चाहिए। भैया अपन क्या है, इसमें से निकाल लें, अब इसमें से निकाल लें तो वो छोटी निकलेगी, बड़ी तो निकल नहीं सकती, ठीक है। अब जैसे मान लो, बताना ना, 2.43 का उत्तर क्या होगा? 2 होगा ना, छोटी है ना, इससे ये छोटी होनी चाहिए। अच्छा, ऋण के 3.99 हो तो -4, -4 छोटी होती है, इसमें से छोटा पूर्णांक निकालना है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो, उसमें से पूर्णांक लिखनी है, और चूंकि संख्या में से निकालना है तो इसमें से निकालना है, तो ये तो छोटी निकलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे बताएं, देखो ध्यान से सुनना, ये फलन बना कैसे है, किसी गणितज्ञ ने सोचा कैसे होगा शुरू में कि ये महत्तम पूर्णांक फलन बनाया जाए। तो अब अकल लगा के देखना, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। सुरेंद्र, तुम्हारे घर एक डलिया में 10.5 आलू रखे हैं, समझ में आ रहा है ना? 10.5 आलू। अब तुम्हारी मम्मी ने कहा कि ऐसा कर, जितने भी साबुत आलू हैं वो सब ले, जितने भी साबुत आलू हैं। तो कितने लाएगा सुरेंद्र? साबुत कितने हैं वहां में? 10 साबुत है ना, ठीक है, 10 साबुत है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई 9 आलू लाए तो मूर्ख कहलाएगा, क्योंकि सवाल क्या किया गया था तुमसे, क्या काम, आदेश क्या था कि जितने भी साबुत आलू हैं वो लाने हैं। एक आधा कटा था तो वो नहीं लाना, तो 10 लाओगे ना। कोई 9 लाएगा तो गलत, और 11 ला सकता है क्या? 11 है ही नहीं, तो लाएगा कहां से? आधा तो छोड़ना पड़ेगा। उसी से बनाए जी महत्तम पूर्णांक फलन। तो जैसे -3.99, सुनो, कोई अगर उत्तर इसका -3 रख दे, तो -3.99 से तो ये -3 बड़ी होगी, तो वो 10.5 की जगह 11 आलू ला कैसे सकता है? नहीं ला सकता, ठीक है। और अगर कोई आंसर जैसे 2.99 लिखा है, उसका आंसर 1 लिखे, तो ये भी गलत माना जाएगा। वही 9 आलू लाएगा तो गलत माना जाएगा। भाई उसको साबुत आलू माने ज्यादा से ज्यादा लगाए। इस सब फलन का नाम लिखा है महत्तम पूर्णांक संख्या, माने बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या निकालना। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब अपन इसका पहले मैपिंग बनाते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो JBR है और JBR है, ठीक है। और यहाँ पे फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x है। r का मतलब हो गया -अनंत से लेके कहां तक? प्लस अनंत, -अनंत से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो बीच में संख्या -1, -2 है ना, 0.5, 0, 1, 2.5 सब आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, -1 का प्रतिबिंब क्या होगा? हालांकि ये सुनो, -अनंत और प्लस अनंत इस समुच्चय में लिख नहीं सकती, ये कोई अवयव नहीं होता किसी भी समुच्चय का। -अनंत प्लस अनंत, ये अनंत इतनी बड़ी संख्या है कि वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। आसमान तुम्हें इतनी ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है ना, इतनी ऊंचाई फिर पहुंच जाओ तो इतनी ऊंचाई फिर दिखाई दे रही, ठीक है। तो -अनंत और प्लस अनंत किसी भी समुच्चय का अवयव नहीं हो सकता। -1 का उत्तर क्या होगा? -1 ही होगा।
क्यों, -1 का पूर्णांक तो -1 ही होगा, -2 का भी -2 ही होगा। अच्छा 0.5 का क्या होगा, 0 होगा, क्यों, 0 का भी 0 ही होगा, क्यों, ठीक है। 0.5 और 1 का क्या होगा, 2.5 का क्या होगा, 2 होगा, है ना। यस सर। 2 का भी क्या होगा, 2 होगा। 2.1 का भी उत्तर क्या होगा, 2 ही होगा। तो तुम्हें मैपिंग देख के ही पता चल रहा है कि ना तो ये एक ही है, एक ही नहीं है, इसको बोलेंगे बहु एक ही है। क्या बोलोगे, बहु एक ही है, माने बहुत से अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। कैसे, 0.1 हो, चाहे 0.2 हो, चाहे 0.3, 4, 5, 0.001, सबका उत्तर 0 मिलेगा। तो ये बहु एक ही प्रतिचित्रण कहलाएगा। और सुनो, इसमें जितने भी अवयव होंगे काय में, परिसर में, वे सब की सब पूर्णांक होंगे, क्यों भाई, किसी का उत्तर 0.5 तो मिलेगा नहीं, भाई फलन का नाम ही महत्तम पूर्णांक फलन है। तो तुम्हें दिख रहा है कि एक ही नहीं है और आच्छादक भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्लियर है। आगे समझो, चल अब आप सिद्ध करते हैं, अब लिखेंगे कैसे वो समझो। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 काय के लिए, एक ही के लिए, एक ही फलन के लिए। हाँ, तो इसके लिए क्या शर्त है, क्या लिखते हैं अपन, माना fx1 बराबर fx2। माने हमने यहाँ पे जैसे मान लो कोई प्रतिबिंब ले लिया और वो fx1 और fx2 मतलब x1 और x2 दोनों का बराबर उत्तर है, 0.1 का भी 0 ही है, 0.5 का भी 0 ही है, 0 का भी 0 ही है ना। ऐसे x1 और x2 जो काय में होंगे, x1 और x2 अवयव होंगे वास्तविक संख्या के, है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे fx1 का मतलब हो गया x1 और इसका मतलब हो गया x2। परंतु x1 बराबर x2 तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे सुनो प्रतिबिंब बराबर है उनकी, प्रतिबिंब का मतलब 0 का भी उत्तर 0 है, 0.5 का भी उत्तर 0 है, लेकिन 0 और 0.5 तो बराबर नहीं है ना, मतलब सभी संख्याएं जो x1 x2 वास्तविक संख्या में होंगी, अतः अपन कह देंगे x1 बराबर x2 नहीं है, मतलब अपन प्रतिबिंब बराबर लेके चल रहे हैं, मतलब उत्तर बराबर लेके चल रहे हैं, लेकिन x के मान अलग अलग आ रहे हैं, तो अपन क्या लेंगे, अतः फलन क्या नहीं है, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, ठीक है। और उदाहरण देके और बता दो, देखो कैसे, 0 मतलब अपन ने देखा कि 0 बराबर 0 है, मतलब यहां प्रतिबिंब बराबर है, परंतु हमें देखे कि 0.5 का भी उत्तर 0 ही है, और 0 का उत्तर, और बोलो और 0.1 का भी उत्तर 0 ही आएगा, मगर 0.5 बराबर नहीं है 0.1, संख्याएं बराबर नहीं है लेकिन उनके उत्तर बराबर आ रहे हैं, तो ये प्रतिबिंब एक ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसको आच्छादक को देखेंगे, माने ऑन टू क्या करते हैं आच्छादक के लिए, बताओ, माना fx बराबर y मान लेते हैं इसको, तो y बराबर क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन x, ठीक है। अब एक और इसकी मैं परिभाषा ऐसे भी लिख रहा हूं, जैसे इसको मैंने y बराबर क्या मान लिया, t मान लिया, और t क्या निकल, इसका उत्तर क्या निकल के आता है, पूर्णांक संख्या, है ना। तो t अवयव है पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाओ, t पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या हमेशा इस नियम का पालन करती है, किस नियम का, कि x का मान t से
बड़ा या बराबर होगा और x छोटा होगा t+1 से। देखो कैसे, जैसे तुम लोगों ने अव्यल देखा कि 2.33 का उत्तर अपन 2 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ t की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे हैं, और x की जगह 2.33 और 2 धन 1, तो देखो 2.33 2 से बड़ा है क्या नहीं? यस सर। और 3 से छोटा है? यस सर। ये शर्त चलती है इसमें, चलती है, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि y बराबर x वो हमेशा क्या मिलेगा, पूर्णांक संख्या, जबकि तुम्हारा यहाँ पे सहप्रांत क्या है, ऐसे लिख दो, चूंकि सहप्रांत r, क्यों, सहप्रांत में तो सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, जी लिखा है ना, इसको बोलते हैं सहप्रांत। और परिसर क्या आ रहा है तुम्हारा, रेंज क्या आ रही है, क्यों, इसकी रेंज क्या बनेगी, अरे रेंज बनेगी पूर्णांक संख्या, मतलब जितने भी अवयवों का संबंध होगा उसमें क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। तो तुम अगर ये सिद्ध कर देते हो कि परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत की, तो क्या लिखोगे, फलन आच्छादक नहीं है। अगर परिसर और सहप्रांत बराबर होते हैं, होता है तो फलन आच्छादक होगा, और नहीं तो फलन आच्छादक नहीं है। तो लिख दोगे, अतः फलन ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है, यही सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 4 में जो फलन दिया है f(x) बराबर x का मापांक, तो मापांक फलन के बारे में सब लोग जानते हो तुम लोग, क्योंकि काफी दिनों से पढ़ रहे हो इस फलन को। तो क्या पढ़ रहे हैं इसको, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, जैसे अपन ने -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, है ना, 1/3 ले लो, ऋण 1/3 ले लो, है ना। तो सुनो, -2 का उत्तर तो +2 ही लिखेंगे, ऋण 1 का उत्तर क्या लिखेंगे, 1, 0 का उत्तर 0, और 1 का उत्तर 1 ही, 2 का उत्तर 2 ही लिखेंगे, 1/3 का उत्तर 1/3 लिखेंगे, -1/3 का उत्तर भी 1/3। तो क्या निष्कर्ष निकला, अवयव वाले फलन की तरह ही हो जाएगी। तो इसमें जितनी भी संख्याएं निकलेंगी, इनके उत्तर निकलेंगे, वो क्या निकलेंगे, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, क्यों, धनात्मक, या अपन जी कह सकते हैं ऋणोत्तर संख्याएं, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। ऋणोत्तर में माने ऋण की संख्या नहीं होगी, बाकी सब होंगी, है ना, क्योंकि धनात्मक वास्तविक संख्या बोलेंगे तो उसमें 0 शामिल नहीं किया जाता, धनात्मक, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक संख्या होती है, ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। इसलिए सही शब्द क्या है, ऋणोत्तर। ऋणोत्तर माने ऋण की संख्याओं को छोड़ दिया, ठीक है। अब तो नंबर 1, हाँ, किसके लिए, एक एक ही फलन, एक एक ही के लिए। तो कैसे सिद्ध करोगे, माना f(x1) बराबर f(x2) है, माने हमने दो संख्याओं का उत्तर 2 ले लिया, दो संख्याओं का उत्तर क्या ले लिया, 2। तो f(x) सभी x1 x2, माने कहने का मतलब इसमें जितनी भी वास्तविक संख्याएं, सब संख्याओं के साथ में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि f(x1) बराबर f(x2) है, मगर x1 बराबर x2 नहीं है, x1 बराबर क्या नहीं है, कैसे, जैसे उदाहरण दे दूं, अपन को पता है कि f(2) का उत्तर भी 2 ही है, तथा f(2) का उत्तर भी 2 ही है ना, परंतु -2 बराबर नहीं है 2 के, तो फलन एक एक ही नहीं है। क्लियर दिख गया, लिख दो, अतः फलन एक एक ही नहीं है।
चलो आच्छादक, क्यों आच्छादक के लिए क्या करते हैं बताओ? आच्छादक के लिए सह प्रांत और परिसर बराबर होता है तो आच्छादक होगा, और सह प्रांत कितना है आर, और इसका परिसर क्या निकल रहा है धनात्मक संख्याएं, मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं निकल रही हैं। तो तुम्हें पता चल रहा है क्लियर तौर पे कि ऋण की संख्या सब छूट रही हैं, उत्तर में ऋण की संख्या नहीं आएंगी। क्यों? उत्तर में से मतलब कुल मिला के इसके परिसर में ऋण की संख्याएं नहीं आएंगी, केवल धनात्मक संख्याएं आएंगी, है ना। तो सीधी सी बात है कि इसका परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं होगा। बस जी सिद्ध कर दिया, लिख दिया, सिद्ध करने का मतलब लिख दिया तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इसे लिखेंगे कैसे? अपन लिखेंगे माना, सबसे पहले fx को क्या मान लेते हैं y के बराबर, तो यहाँ पर y बराबर आ गया ये, है ना। अब यहाँ लिखे इतना लिख दो तो और भी बढ़िया है, चूंकि y का मान ऋण की x ली जाती है जब x क्या हो ऋणात्मक, तथा भाई तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, जब अपन मापांक फलन हटाते हैं तो धन ऋण दोनों लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं उसका कारण मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूँ। x कब लेंगे? जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ऐसे लिख लूं, है ना, ऐसे लिख लूं। अरे 0 से छोटा मान ऋणात्मक, y बराबर x कब लेंगे? जब x, सुनो ऐसा क्यों लेते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है कि अगर मैं x की जगह ऋण 5 लिखूं तो इसका उत्तर क्या निकलेगा? धन का 5 ही लिखना पड़ेगा, मापांक फलन है ना, ऐसा। तो ऋण 5 का उत्तर 5 ही लिखा। अब सुन लो पहले, एक मिनट बाद में बताऊंगा। यहां पे लिखा मैंने ऋण, और यहां लिखा है कि x क्या है, हम क्या हो ऋण की संख्या है। तो x ऋण की संख्या हो तो ऋण जी वाला, जैसे x यहाँ ऋणात्मक संख्या है, ऋण 5 है, तो ऋण 5 को ऋण क्या कर देगा? धन का 5 बना देगा, फाइनली उत्तर। क्यों? जब अपन मापांक फलन को इस तरह से तोड़ के लिखते हैं तो ऋण क्यों लगाते हैं ऋणात्मक संख्या में? इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ऋण की संख्या का ऋण होगा वो इस ऋण से क्या हो जाएगा? धन, मतलब उत्तर अंत में धनात्मक ही मिलेगा, ठीक है। और जब हम x का मान क्या लें, प्लस का 5 लें तो उत्तर तो भी धनात्मक, तो y बराबर x, सीधा सीधा x ले लिया जाता है जब वो धनात्मक संख्या होती है, और ऋण कब लिया जाता है? जब ऋण की संख्या होती है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाता है? धन, ठीक है। तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसके परिसर में सिर्फ धनात्मक संख्याएं आएंगी, है ना, मतलब ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। तो हम देख रहे हैं कि इसका परिसर क्या हो गया? 0 से लेके अनंत, मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या 0 से लेके कहां तक? अनंत तक। और जबकि इसका सह प्रांत कितना है? क्यों? सह प्रांत क्या है इसका? और परिसर है इसका धनात्मक संख्या है 0 से लेके अनंत। सह प्रांत क्या है? वास्तविक संख्या है। तो साफ दिख रहा है ना, परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत की, अतः फलन क्या लिखेंगे? अतः फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। हेंस प्रूफ, जी सिद्ध करना था, उससे आई भूल गई पूरी। फलन का मतलब जी दे दिया, सीधा सीधा मान 1 है, कब? किसके लिए? सभी धनात्मक संख्याओं के लिए। 0 है, 0 के लिए ऋण 1 है, 0 ऋणात्मक संख्याओं के लिए। हाँ, इसका मतलब ये निकला, अगर मैं इसका प्रतिचित्रण बनाऊं तो देखो, यहां पर
ये भी वास्तविक संख्या है, माने ये लिखा है। प्रांत भी क्या है, प्रांत भी काय में से लेना है, वास्तविक संख्याओं में से लेना है। सह प्रांत भी तुम्हारा वास्तविक संख्या है ना। और यहाँ पे माने ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 1/2, ऋण 1/2 सब संख्याएं आएंगी इसमें वास्तविक संख्याओं में। अब तुम देख रहे हो 0 का उत्तर क्या है, 0। ऋण 1 का उत्तर क्या है, ऋण 1। ऋण 2 का उत्तर क्या है, ऋण 1/2 का भी उत्तर क्या है, ऋण 1। ठीक है ना। x ऋणात्मक होगा तो सबका उत्तर ऋण 1 होगा, ये है इसका मतलब। ठीक है। और धनात्मक संख्याओं का सबका उत्तर क्या होगा, 1। तो अगर देखें अपन तो जी कौन सा फलन दिख रहा है तुम्हें, बताओ। 1 ही है क्या, नहीं है ना, 1 ही माने 1 का संबंध 1 से क्या है, नहीं बल्कि ये तो बहुत सारे अवयवों का संबंध मतलब सभी ऋण की संख्याएं ऋण 1 से जुड़ेंगी, 0 0 से जुड़ेगा और सभी धन की संख्याएं 1 से जुड़ेंगी, है ना। और इसमें भी और संख्याएं तो 2, 3, 1/3 वो तो किसी से जुड़ी नहीं देंगी, 2 भी जुड़ेगा। हाँ, जितनी भी धनात्मक संख्याएं वो जलेंगी 1 से, हैं, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं वो सब जुड़ेंगी ऋण 1 से, और 0 का संबंध केवल 0 से। तो तुम्हें दिख रहा है क्लियर कि 1 की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। 1 की तो क्लियर दिख रहा है, आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जो किसी का प्रतिबिंब ही नहीं है। भाई वास्तविक संख्या में तो ऋण 2 भी आएगी, ऋण 4 भी आएगी, वो तो किसी से जुड़े ही नहीं है। नहीं जुड़े इसका मतलब आच्छादक नहीं है ना। अब यार लिखोगे कैसे, बताओ। पहले तो लिखोगे 1 के लिए 1 माने 1 1। 1 के लिए कैसे लिखा तो बोलो। माना उत्तर बराबर ले रहे हैं 2 संख्याओं के, ठीक है। सभी संख्याएं जो इस काय में आती हो वास्तविक संख्या है R में। हम देख रहे हैं कि fx1 और fx2 तो बराबर है, इन ऋण संख्याओं का सबका उत्तर क्या है, ऋण 1 है। लेकिन यहाँ ऋण 2 बराबर नहीं है ऋण 1 के। भाई ऋण 2 का भी उत्तर क्या है, ऋण 1। ऋण 2 का भी उत्तर ऋण 1, ऋण 1 का भी उत्तर ऋण 1। लेकिन ये ऋण 2 और ऋण 1 तो बराबर नहीं है ना, है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन 1 की नहीं है। ठीक है। अब यहां लिख देते हैं आच्छादक ऑन टू। हाँ, ऑन टू के लिए कैसे लिखेंगे बताओ। माना fx बराबर y, ठीक है, या y बराबर क्या हो गया, हाँ y बराबर fx, ठीक है। तो यहाँ y के उत्तर केवल क्या मिल रहे हैं, ऋण 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। क्यों, y माने इसके परिसर में, इसकी रेंज में केवल -1 है, 0 है और 1 है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो -1 है, 0 है, 1 है। इसमें निश्चित अवयव है, निश्चित है ना, 3 है केवल। तो निश्चित अवयव होते हैं तो हमेशा जे वाला समुच्चय लगाए, निशान समुच्चय का कौन सा निशान लगाते हैं, बीच वाला कोष्ठक, ठीक है। कौन सा मजला बोलते हैं इसको, मजला कोष्ठक, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। चलो, या बिग को कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट, और भी ब्रैकेट्स होते हैं, बार ब्रैकेट्स वगैरह। हाँ, तो इस वाले कोष्ठक का नाम क्या है, मजला कोष्ठक। समुच्चय बन गया। समुच्चय का मतलब केवल -1 और 0, 1 ही उत्तर, 3 उत्तर है केवल, है ना। तो अपन को क्लियर दिख रहा है कि इसकी रेंज क्या हो गई, क्यों रेंज हो गई -1 0 1, है ना। और इसका सह प्रांत क्या है, R। सह प्रांत तो पूरी R को बोलेंगे जी, सह प्रांत R है।
तो इसकी रेंज और सह प्रांत बराबर नहीं है, रेंज को परिसर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि रेंज माने परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत की, अतः क्या लिखेंगे, चलो यहां लिखो, अतः फलन न तो एकेकीय और न ही आच्छादक है, ठीक है। एक और हो जाए, नहीं